हम इस समय रेजिडेंसी परिसर के अंदर मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे जो आप एक भव्य गेट देख रहे हैं ये बेली गारद गेट कहलाता है, जिसके निर्माण की अगर बात करें तो नवाब सादत अली खान ने 19वीं शताब्दी में कराया था और इसका निर्माण लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बेली के सम्मान में कराया गया था। इसीलिए इसका नाम पड़ा बेली गारद गेट। अगर 1857 के युद्ध की बात करते हैं तो उस समय घेराबंदी के दौरान इस गेट को अंदर से मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया और बाईं ओर 18 पाउंडर तोप तैनात की गई थी, लेकिन क्रांतिकारियों के हमले में ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसके सामने ही लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर गोले शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई कुछ समय पहले ही, क्योंकि ये गेट काफ़ी जर्जर हो गया था। ऐसे में इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया है। हम इस समय रेजिडेंसी परिसर में जिस बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं ये भी 1857 के संग्राम की तमाम यादों को, साक्ष्यों को, सबूतों को अपने में समेटे हुए है, संजोए हुए है। इन दीवारों को आप देखें, ये गवाही देती हैं 1857 के संग्राम की कि किस तरह का क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आक्रमण उस समय किया होगा आज़ादी के लिए। और ये जो दीवारों पर आप निशान देख रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो उस समय जो गोलियाँ चलाई गई, जो गोले दागे गए, ये उनके निशान है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन भवनों की दीवारों की मजबूती का भी इन निशानों को देख करके। गोले भी दागे गए तो भी जो डैमेज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें 1857 के संग्राम की तो उस समय ये बिल्डिंग जो थी, इसके जो बीच का हिस्सा था उसको इनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगर बात करें तो ब्रिटिश काल में ये पूरी बिल्डिंग कोषागार के रूप में इस्तेमाल की जाती रही। इस समय हम जिस ऐतिहासिक भवन में मौजूद हैं, दिखने में आज ये खंडहर सा लगता है, संरक्षित जगह है। ये कभी डॉक्टर फेरर का घर हुआ करता था। डॉक्टर फेरर जो 1857 की जब घेराबंदी हुई, संग्राम हुआ, उस समय रेजिडेंट डॉक्टर हुआ करते थे। क्रांतिकारियों के आक्रमण में जो लोग यहाँ घायल होते थे उनका इलाज इसी बिल्डिंग में, इसी भवन में किया जाता था। अगर इस पूरे भवन की बात करें तो यहाँ पर एक कमरा जो था वो स्नानगार था, जबकि बाकी कमरे जो थे वो अन्य वजहों से इस्तेमाल में लाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक तहखाना भी बनाया गया था। उस तहखाने को बनाने का जो मकसद था, असल में वो मकसद था गर्मी के दिनों में राहत के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, लोग वहाँ पर रहते थे। लेकिन जब 1857 की घेराबंदी हुई उस वक्त इसका इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाने लगा। अगर बात करें इसके इतिहास की तो सर हेनरी लॉरेंस की मौत भी 4 जुलाई 1857 को इसी भवन में इलाज के दौरान हुई थी। ये भवन आज भले ही खंडहर सा नज़र आता हो, लेकिन इसका आर्किटेक्चर जो है वो बताने के लिए काफ़ी है कि उस ज़माने में ये कितना भव्य और आलीशान रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः ये भवन जो है इस पूरे रेजिडेंसी परिसर का सबसे भव्य भवन रहा होगा। अगर बात करें तो ये उस समय भोजशाला यानी बैंक्वेट हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर फव्वारे और तमाम आलीशान झाड़ फानूस का इस्तेमाल किया जाता था, दीवान लगे होते थे। लेकिन जब 1857 की घेराबंदी हुई, 1857 का संग्राम हुआ, उस समय इस बिल्डिंग का इस्तेमाल अस्पताल के रूप में किया गया। सर, देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में रेजिडेंसी की भूमिका की अगर बात करें तो किस तरह से? देखिए, रेजिडेंसी की भूमिका बहुत कम लोग जानते हैं कि लखनऊ स्तर पे ही नहीं, स्थानीय स्तर पे ही नहीं, बल्कि ये देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। मैं आपको ले चलता हूँ 1764 के अंदर, जबकि बैटल ऑफ बक्सर के अंदर अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और हिंदुस्तान के बादशाह, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सें अंग्रेज़ों से हार गई थी बैटल ऑफ बक्सर में। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जो अवध के नवाब थे इनको इस शर्त पे ये वापस करा था कि एक नंबर 1 ये 50 लाख रुपए देंगे, नंबर 2 कि इनके कोर्ट के अंदर हमारा एक रेजिडेंट रहेगा जो कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इनकी हेल्प करेगा। पर वास्तव में वो खाली हेल्प करने के लिए नहीं था, वो इन पर नज़र रखने के लिए था। और एक तीसरा था कि अंग्रेज़ फ़ौज यहाँ रहेगी जिसका कि खर्चा नवाब देंगे। तो फिर लखनऊ की रेजिडेंसी की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। उसके बाद में जब फैज़ाबाद से अवध की कैपिटल चेंज करके 1775 के अंदर जब आसिफुद्दौला 4th रूलर लखनऊ लाते हैं तो उस समय यहाँ पर आसिफुद्दौला इसकी शुरुआत करते हैं बनाने के लिए रेजिडेंसी की,
गोमती के किनारे एक ऊंचा सा टीला ऐसी जगह, वहाँ पर उन्होंने उसको बनाना शुरू करा और ये बन के ख़त्म होता है करीब करीब 1800 में जाके। वो नवाब 6th रूलर जो थे नवाब साद अली खां, उनके टाइम पे जाके बंद होता है। और इसकी जो खास बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसकी बिल्डिंग की बात कर लीजिए तो ऐसा इसका स्थापत्य या इसका वास्तु कोई ऐसा नहीं, वास्तुशिल्प ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं होगा। पर इसकी बात पे आप, इसलिए मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर करें क्योंकि 1857 के अंदर जब यहाँ पर कि लखनऊ के अंदर पहली गोली जो चली थी वो 30 जुलाई को चली थी, 30 मई को चली गई, माफ़ कीजिएगा, 30 मई को चली थी। और 10 मई को आप जानते हैं ये मेरठ के अंदर गोली चली थी और 29 मार्च को चली थी, मंगल पांडे ने चलाई थी। तो 29 मार्च, 10 मई और 30 मई को पहली गोली चलती है। उस समय यहाँ हेनरी लॉरेंस जो था, ही वॉज द जनरल हेनरी लॉरेंस जो थे, वो ही वॉज द कमांडर। तो उसके बाद में लखनऊ के जो यहाँ के जो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने इस पे पूरे लखनऊ पे कब्जा कर लिया था। और लखनऊ पे कब्जा करने के बाद में ऑलमोस्ट, और इन्होंने उसके बाद ये जितने अंग्रेज़ थे वो सब डर के उसी के अंदर छिप गए थे। अब आप छिप इसलिए गए थे क्योंकि ये जो रेजिडेंसी पे कब्जा नहीं हो पाता कि ऊंची जगह पर था और वहाँ से अंदर से गोलियाँ चलाते थे और नीचे जो से इधर से जो भारतीय लोग चलाया करते थे। उस समय इन्होंने एक झंडा वहाँ पर लगा रखा था, यूनियन जैक फहराया करता था, आपने मेन बिल्डिंग में देखा होगा। उस झंडे को लोग बार बार जो भारतीय लोग थे वो गिरा देते थे, भारतीय सिपाही मार के गिरा देते थे और अंग्रेज़ लोग किसी रंग से फिर उसको ऊपर कर लेते थे। उस समय ये लगातार चलता रहा है। उसके बाद में जब ये इतना भयंकर युद्ध हुआ है कि 30, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको 30 जून मोटी मोटी डेट, वरना 1 जुलाई भी आप कह सकते हैं, 30 जून में तो चिनहट के बैटल ऑफ चिनहट भी हुई थी, तो आप 1 जुलाई से इसको ले लिए। 1 जुलाई से लेके वो 16 नवंबर तक इसलिए जो था पूरा लखनऊ कब्जे में था जो क्रांतिकारियों के। यहाँ पर ये जो इसकी घेराबंदी थी पूरी की पूरी, ये अपने आप में दुनिया की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक थी। और यही रीज़न है कि दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमी में एज़ पर जॉन पेम्बल वो आज भी पढ़ाई जाती है और रणनीति जो बेगम हैदर महल ने उनके आदमियों ने यहाँ पर अडॉप्ट करी थी। उसके बाद में जब 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल रही थी, उसके 2 दिन पहले अंग्रेज़ों ने चोरी से उस झंडे को उतार लिया था। और इसके पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा, उस झंडे की वहाँ पर ये विशेषता ये थी, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बाद में 1858 के अंदर पूरा कब्जा लखनऊ में कर लिया था और रजिस्ट्री भी कर लिया था, तो इन्होंने कभी भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ब्रिटिश एम्पायर की जितनी बिल्डिंग है पूरी दुनिया में, हर एक यहाँ पर यूनियन जैक शाम को लोअर होता है, पर एक लखनऊ की रेजिडेंसी का यूनियन जैक अकेला ऐसा था जिसको ब्रिटिश कभी शाम को लोअर नहीं करते थे। इसका रीज़न था कि वो इस बात को अपने को याद दिलाना चाहते थे कि हमने सबसे लंबी लड़ाई और सबसे लंबी घेराबंदी को भी हमने जीता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उसको नीचे न करने का। 1947 के अंदर जब ये देश आज़ाद हुआ है तो इस झंडे को निकाल के और यहाँ पर ये भेज दिया गया आपको इंग्लैंड, और इंग्लैंड में तमाम लोग सेलिब्रिटी लोग इसको लेना चाहते थे पर किसी को नहीं दिया गया। और वो झंडा आज भी विंडसर कैसल की लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है। अंग्रेज़ कहते हैं वो हमारी बहादुरी का है, हम कहते हैं कि हमारी, हिंदुस्तानी कहते हैं हमारी बहादुरी का सर्टिफिकेट है कि हमने आपको इतने दिन तक घेर के रखा। और यही रीज़न है कि अंग्रेज़ों ने रेजिडेंसी के अंदर जितने गोला बारूद से टूटा गया था उन्होंने दोबारा रिपेयर नहीं किया था, इस बात को रिमाइंड कराने के लिए कि हमने कितनी बहादुरी से यहाँ पर लड़ा है। और हम कहते हैं हमने बहादुरी से लड़ा यहाँ पर इसी के अंदर। और इसमें कितने लोग मरे थे इसका आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग के एक कोने के अंदर सेंट मैरी चर्च हुआ करता था। अगर आप वहाँ जाएँ तो देखेंगे तमाम आपको ग्रेव्स दिखेंगी जिसमें हेनरी लॉरेंस की भी ग्रेव उसके अंदर है। और उस ग्रेव में वहाँ पर पहले वो इंडिया का 3rd चर्च था और नॉर्दर्न इंडिया का पहला चर्च था, उसका नाम था सेंट मैरी चर्च। और वहाँ पर जितने लोग मरते थे उनको दफनाने के लिए वक्त नहीं होता था। तो भारतीयों की देखिए बहादुरी थी, कितनों को मारा उन्होंने। तो उन्होंने करीब 3000 करीब लोग थे, ट्रैप थे उसके अंदर। तो इन्होंने क्या करते थे, बड़ा सा गड्ढा खोद देते थे और उसमें तमाम लाशों को एक साथ डाल देते थे अंग्रेज। और उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि उसको अपने क्रिश्चियन रिचुअल्स, उसके संस्कार उसको पूरा करते थे, केवल एक कॉमन प्रेयर कर लेते थे और वो हो जाता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।